नमस्कार साथियों, आइए आज देखते हैं मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शाहजहां का शासनकाल। शाहजहां जो कि 1627 से 1657 तक शासन किया है, इसका शासनकाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो शाहजहां के बारे में आप तो जानते हैं कि इतना तो जानते हैं कि ये जहांगीर का लड़का है और जहांगीर ने इसके बचपन में इसका जो नाम रखा था वो क्या रखा था, खुर्रम रखा था। तो आइए इसके जीवन परिचय से संबंधित और शासक बना है तो इसके सामने प्रारंभिक चुनौती कौन सी थी और कौन कौन से विद्रोह का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसके शासनकाल के दौरान कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि ऐतिहासिक हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट को विस्तृत समझते हैं और जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शाहजहां का जन्म, शाहजहां का जो जन्म हुआ है वो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ है और इसके जो बचपन का नाम है वो क्या है, खुर्रम है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या है, तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या है, खुर्रम है। शाहजहां को देखो, ये बचपन का नाम तो इसके खुर्रम था, तो ये शाहजहां कैसे बन गया? तो शाहजहां ये उपाधि के रूप में पाया था। कैसे उपाधि पा गया? कोई महत्वपूर्ण कार्य किया होगा तभी तो पाया होगा। तो ऐसा ही है, इस शाहजहां यानी खुर्रम का जो पिता है जहांगीर, जब वो शासन कर रहा था तो दक्षिण भारत में अहमदनगर क्षेत्र में जो था एक मलिक अंबर नाम का व्यक्ति था जिसने विद्रोह किया और उसका विद्रोह बहुत तगड़ा था। कई लोगों ने इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया लेकिन उसको नहीं दबा पाए। एट लास्ट जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को भेज दिया उस विद्रोह को शांत करने के लिए और खुर्रम मलिक अंबर द्वारा उत्पन्न किए गए विद्रोह को शांत करने में सफलता प्राप्त कर ली। अब इस बात से जहांगीर खुश हुआ और खुश होकर के उस खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया। तो उपाधि इसको मिली है, किसने दी है? जहांगीर ने दी है। अब जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो जहांगीर की मृत्यु के बाद जो शासक बना है यही शाहजहां यानी खुर्रम ही शासक बना है, यानी शाहजहां ही शासक बना और इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो 4 फरवरी 1628 को हुआ। देखिए, इसका शासनकाल 1627 से माना जाता है लेकिन राज्याभिषेक हुआ है इसका 4 फरवरी 1628 को। यहाँ पर 1627 और 1628 में क्या झोल झाल है वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आने दीजिए, अभी सारा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका राज्याभिषेक पर उपाधि क्या लिया था। ये जितने भी शासक हैं, मैक्सिमम शासक यही ऐसे ही पाए जाते हैं कि जब वो अपना राज्याभिषेक कराते हैं तो कोई ना कोई उपाधि धारण करते हैं। उसी सिलसिले में शाहजहां ने भी अपना राज्याभिषेक किया तो इसने एक उपाधि धारण की। बहुत लंबी चौड़ी उपाधि है ना। इतने में तो आप अपने पूरे ख़ानदान का नाम रख लोगे। तो उपाधि क्या है? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी। इतनी बड़ी उपाधि है। आप थोड़ा एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। ये वर्ड हमको ज़्यादा सूटेबल लगता है क्योंकि अगर ऑप्शन में मिल जाए तो किरण एहसानी की वजह से हम पहुंच जाते हैं कि ये शाहजहां की ही उपाधि है। तो यहाँ से आप भी अपना ट्रिक वगैरह जो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब देखिए, जो शाहजहां था ना, शाहजहां की जो पत्नी थी उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन है? आप जानते हैं शाहजहां के पिता का नाम क्या था? जहांगीर था। जहांगीर की एक पत्नी थी जिनका नाम था नूरजहां। तो नूरजहां का जो भाई था ना उसका नाम आसफ खां था और उसी आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अर्जुमंद बानो बेगम जो थी इनको उपाधि मिली थी मुमताज़ महल की और उपाधि किसने दिया था? तो अर्जुमंद बानो बेगम के पति शाहजहां ने ही इनको क्या किया था? उपाधि दी थी। और ये अर्जुमंद बानो बेगम का शाहजहां से जो विवाह हुआ था वो 1612 ईस्वी में हुआ था और अर्जुमंद बानो बेगम की जो मृत्यु हुई थी वो 1631 ईस्वी में इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। तो ये शाहजहां से विवाह करके उनके साथ 19 साल तक रही थी और उस 19 साल के दौर में अर्जुमंद बानो बेगम ने 14 संतानों को जन्म दिया। उन 14 संतानों में से 7
की तो मृत्यु हो जाती है और 7 बचते हैं। जो 7 बचते हैं उनमें से 4 ठू पुत्र थे और 3 ठू पुत्रियाँ थी, है ना। वो 4 पुत्र कौन से हैं और 3 पुत्रियाँ कौन सी हैं? आपको थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या है ना कि अर्जुमंद बानो बेगम ने 14 संतानों को जन्म दिया था। पूरा कहने का मतलब ये है कि 19 वर्ष में 14 संतानों को जन्म देना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। लेकिन ऐसा संभव था, ऐसा हुआ है, इतिहास ऐसा ही बताता है। अब देखते हैं इनके जो 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियाँ थीं, उनका नाम। चारों पुत्र में से पहला यानी सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह और दूसरा था औरंगजेब, तीसरा था मुराद बख्श और चौथा था शाह शुजा। ये चारों लड़के इसी अर्जुमंद बानो बेगम के ही है। और तीनों पुत्रियां हैं 3, उनका नाम है जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। ये 3 पुत्रियां हैं। तो ये लोग तो बच गए, बाकी 7 लोग क्या थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब 1631 ईस्वी में ये अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ महल की जब मृत्यु हुई तो उस समय प्रसव पीड़ा से ही इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। अब देखते हैं कि ये जो शाहजहाँ, ये तो हो गया इसके शाहजहाँ के परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। यहाँ से आपका मुमताज़ महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मुमताज़ महल की उपाधि किसे दी गई थी? तो मुमताज़ महल की उपाधि अर्जुमंद बानो बेगम को दी गई थी। किसने दिया था? शाहजहाँ ने दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्जुमंद बानो बेगम को कुल कितनी संतानें प्राप्त हुई थी? तो 14 संतानें प्राप्त हुई थी। उसमें से जीवित कितने बचे थे? 7 ही। 7 में 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ थी। अब देखिए, ये तो इसके जीवन परिचय से हो गया। अब देखते हैं कि शाहजहाँ शासक कैसे बनता है ना। देखिए, शाहजहाँ आप जानते हैं कि जहांगीर का पुत्र है और जहांगीर की पत्नी का नाम क्या है? नूरजहाँ है। नूरजहाँ। जब नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी है तो नूरजहाँ की एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। लाडली बेगम। और लाडली बेगम का विवाह किससे हुआ था? तो शाहजहाँ का एक भाई था शहरयार। तो नूरजहाँ ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह इस शहरयार से किया था और नूरजहाँ के भाई आसफ खान ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजहाँ से किया था। तो ऐसे में तनाव हो जाता है कि नूरजहाँ सोचती है कि ये शहरयार शासक बने, जबकि नूरजहाँ का भाई आसफ खान सोचता है कि ये शाहजहाँ शासक बने। और जब जहांगीर की मृत्यु हुई उस समय ये शाहजहाँ दिल्ली और आगरा के समीप था भी नहीं, दक्षिण भारत में था। और दक्षिण भारत से वह दिल्ली आगरा के समीप आए और सिंहासन पर बैठे। ऐसे में बहुत समय लगने वाला था, इसलिए नूरजहाँ को अच्छा मौका लगा और उसने अपने दामाद शहरयार को क्या किया? सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन जो आसफ खां था इसने चतुराई दिखाई और इसने वीरता से सामना किया और मतलब विरोध किया। और विरोध करने के पश्चात इस शहरयार को क्या किया? सिंहासन से हटा करके इसको लाहौर वाले क्षेत्र में भेज दिया, वहाँ पर शासन करने के लिए। दोनों खुश थे। आसफ खां भी दिल्ली को छुड़वाने में सफल हो गया और शहरयार भी दिल्ली भले ना पा सका लेकिन लाहौर वाले क्षेत्र को शासन के तौर पर पा गया। तो ये शहरयार वहाँ चला गया और आसफ खां ने क्या किया? इंतज़ार करना शुरू किया शाहजहाँ का। इस इंतज़ार के दौर में उसने क्या किया कि एक खुसरो का लड़का था जिसका नाम था दावर बख्श, उसको अस्थायी रूप से दावर बख्श को क्या करता है? सिंहासन पर बैठा देता है और सिंहासन पर बैठा करके इससे शासन करवाता है। और 4-6 महीने के बाद वो शाहजहाँ जब दक्षिण भारत से वापस आता है तो 4 फरवरी 1628 ईस्वी को ये अपना राज्याभिषेक करता है, यानी सिंहासन को प्राप्त करता है। तो जो झोल झाल यहाँ पर था, मैंने कहा ना, शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से दिखाया जाता है, लेकिन ये सिंहासन पर कब बैठा है? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को ये सिंहासन पर बैठा है।
तो आशा करते हैं कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब तो शाहजहां शासक भी बन चुका है, तो इसके सामने पहला विद्रोह किसका होता है और उसका नतीजा क्या होता है, इन सभी पॉइंट को आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 4 विद्रोह आपके सामने दिए गए हैं। जब शाहजहां शासक बनता है तो इसके शासनकाल के दौरान सबसे पहला जो विद्रोह होता है वो जुझार सिंह का होता है। जुझार सिंह का होता है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से थे। आप जानते होंगे कि जहांगीर का एक मित्र हुआ करता था जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला, और उसी वीर सिंह बुंदेला के लड़के हैं जुझार सिंह। तो जुझार सिंह वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था और बुंदेलखंड से ये संबंधित था। और शाहजहां जब शासक बनता है तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान सबसे पहला विद्रोह इसी जुझार सिंह ने किया, और इस जुझार सिंह के विद्रोह को शाहजहां ने दबाने में सफलता प्राप्त की और इसका विद्रोह वो शांत करा देता है। शाहजहां के शासनकाल का जो दूसरा विद्रोह देखने को मिलता है, ये प्रथम विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह किसने किया था, तो जुझार सिंह। दूसरा विद्रोह किसने किया था, तो खाने जहां ने विद्रोह किया था। खाने जहां का विद्रोह शाहजहां के शासनकाल का दूसरा विद्रोह था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये खाने जहां कौन था, ये एक अफगान सरदार था और मुग़लों के अधीन था। तो मुग़लों के अधीन था, अब ये मुग़लों से स्वतंत्र होना चाहता था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान इसने अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास किया, किंतु 1631 ईस्वी में जुझार सिंह का विद्रोह शाहजहां समाप्त कर देता है। और न केवल समाप्त करता है, ये खाने जहां का विद्रोह समाप्त करता है और खाने जहां की हत्या भी कर देता है शाहजहां। तो इस तरह से खाने जहां का जो विद्रोह था वो दूसरा विद्रोह था और ये खाने जहां की हत्या कर दी जाती है। जितना जानते रहिए कि खाने जहां अफगान सरदार था, मुग़लों के अधीन था, किंतु यह मुग़लों से स्वतंत्र होना चाहता था, इसीलिए विद्रोह किया था। लेकिन इसके विद्रोह को दबाने में शाहजहां सफलता प्राप्त किया। न केवल सफलता प्राप्त किया, 1631 ईस्वी में इसकी हत्या भी कर दी। अब देखते हैं पुर्तगालियों का दमन। शाहजहां के शासनकाल के दौरान शाहजहां ने आदेश दे करके बंगाल क्षेत्र से पुर्तगालियों का दमन करवाया था। बंगाल में जो हुगली क्षेत्र है वहाँ पर ये पुर्तगाली काफ़ी अपनी फैक्ट्री वगैरह लगा करके काफ़ी धन अर्जित कर रहे थे, और धन अर्जित करने के सिलसिले में उन लोगों ने क्या किया, कुछ अवमानना की। अवमानना का मतलब है कि कुछ अनैतिक कार्य किए, जिसकी वजह से शासक को एक कदम उठाना पड़ा। वो क्या था, आइए देखते हैं। पुर्तगाली अकबर के समय में ही 1575 ईस्वी में शाही फरमान प्राप्त कर लिए थे, और शाही फरमान प्राप्त करके सतगांव व हुगली में स्थिति अपनी मजबूत कर लिए थे। तो अकबर के शासनकाल के दौरान ही ये पुर्तगाली लोग हुगली क्षेत्र में हुगली क्षेत्र और सतगांव में अपनी स्थिति को मजबूत किए थे। किंतु शाहजहां के शासनकाल का दौर आते आते इन लोगों ने क्या किया, तंबाकू कर अधिक वसूलना शुरू कर दिया, जो कि एक गलत बात थी। तंबाकू कर अधिक वसूलना शुरू कर दिया और दासों का व्यापार इन लोगों ने करना शुरू कर दिया, ये भी गलत काम था। तथा मुमताज महल की 2 दासियों को भी इन लोगों ने कैद कर लिया। ये बहुत बड़ी गलती हो गई इन लोगों से कि इन्होंने क्या किया, मुमताज महल जिनको शाहजहां बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, है ना, उसी की 2 दासियों को इन पुर्तगालियों ने कैद कर लिया। अब इससे शाहजहां रुष्ट हुआ और उसने बंगाल क्षेत्र में जो गवर्नर के रूप में थे कासिम खां, उनको आदेश दिया कि इन पुर्तगालियों का दमन किया जाए, यानी वहाँ से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया जाए। और ये कासिम खां आदेश पाया शासक का, अपने पुत्र के सहयोग से 1632 ईस्वी में इन पुर्तगालियों को उस जो हुगली वाला क्षेत्र था, सतगांव वाला जो क्षेत्र था, वहाँ से उन पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। कई सारे पुर्तगालियों को मौत के घाट भी उतार दिया, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा सिखों से संघर्ष। शाहजहां, आप जानते हैं शाहजहां का जो पिता था वो कौन, जहांगीर ने क्या किया था, एक सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, उनको उसने फांसी दे दी थी। तभी से इन सिखों का
इन सिखों का मुग़लों से थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था। शाहजहां के शासनकाल के दौर में भी सिखों का संघर्ष देखने को मिलता है। तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो सिख गुरु थे वो कौन थे? गुरु हरगोविंद थे, और इनसे ही शाहजहां का संघर्ष हुआ। ऐसा कहा जाता है कि एक बार शाहजहां एक बार शिकार पर निकला और उसने एक बाज का शिकार किया, और जब बाज को तीर लगी तो तीर से घायल वो बाज जा कर के हरगोविंद के कुटिया के आसपास गिरा, और हरगोविंद ने उसको क्या किया कि मतलब उसको जब ये शाहजहां मांगने आया तो उसको देने से इनकार कर दिए। छोटी सी बात के लिए इन दोनों के बीच संघर्ष हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि बाद के समय में किसी चोर ने शाहजहां से के घुड़साल से 2 घोड़े चुराए थे, और उस घोड़े को ले आकर के इस सिख गुरु को भेंट स्वरूप दे दिया था, उसने उपहार स्वरूप दे दिया था, और सिख गुरु के पास वो घोड़े थे। तो इसकी जब पहचान हो गई तो भी शाहजहां के साथ इसका संघर्ष हो गया था। यानी गुरु हरगोविंद और शाहजहां के बीच संघर्ष का दौर पूरे शासनकाल के दौरान देखने को मिलता है। हालांकि कोई बड़ा युद्ध वगैरह नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत मनमुटाव, दोनों के बीच फासला देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है। अब चलिए देखते हैं शाहजहां ने किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र में अपने साम्राज्य विस्तार किए हैं। आइए अब देखते हैं शाहजहां के साम्राज्य विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। साम्राज्य विस्तार यानी शाहजहां ने जो साम्राज्य विस्तार किया, कहाँ कहाँ किया, तो इस भारत के मैप में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अहमदनगर है ना, गोलकुंडा और बीजापुर, ये 3 क्षेत्र थे जहाँ पर साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से इसने कदम उठाए। इसमें से जो अहमदनगर था ना, अहमदनगर को 1633 ईस्वी में हुसैन शाह पर आक्रमण करके उसे पराजित किया, और पराजित करके मुग़ल साम्राज्य में पूर्णतया मिला लिया जाता है। लेकिन जो गोलकुंडा वाला क्षेत्र था वहाँ पर वो पूरी तरह से उसको जीत नहीं पाता है। मुग़लों और गोलकुंडा के लोगों के बीच क्या होती है? संधि होती है, और कब होती है? 1636 ईस्वी में होती है। और बीजापुर, यहाँ भी पूरी तरह से ये जीत नहीं पाता है, बीजापुर के साथ भी क्या करना पड़ता है? संधि करना पड़ता है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिए कि शाहजहां के शासनकाल में अहमदनगर को पूरी तरह से मुग़ल साम्राज्य में मिलाया गया था, किंतु गोलकुंडा और बीजापुर को पूरी तरह से नहीं मिला पाया था। केवल संधि करके ही कुछ शर्तों के आधार पर ही उसको अपने अधीन कर पाया था। अब देखते हैं शाहजहां के शासनकाल के दौरान औरंगजेब द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया उसको। जब ये शाहजहां शासक था ना, उस समय औरंगजेब दक्षिण भारत में वायसराय के रूप में, सूबेदार के रूप में नियुक्त था। तो शाहजहां के समय औरंगजेब दक्षिण का वायसराय था, और जब ये शाहजहां के समय में औरंगजेब दक्षिण में था, उस समय इसने एक व्यक्ति हैं मुर्शीद कुली खां, इसकी मदद से दक्षिण भारत में इसने क्या किया? भूमि सुधार किया। जैसे टोडरमल ने भूमि सुधार किया था, ठीक उसी तरह से मुर्शीद कुली खां की मदद ले करके इस औरंगजेब ने दक्षिण भारत में वायसराय के पद पर रहते हुए भूमि सुधार किया, और बहुत बढ़िया ढंग से वहाँ पर भूमि सुधार हुआ। इसीलिए मुर्शीद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पूछा जाता है दक्षिण भारत का टोडरमल किसे कहा जाता है? तो मुर्शीद कुली खां को कहा जाता है। मुर्शीद कुली खां ने दक्षिण भारत में भूमि सुधार किसके नेतृत्व में किया था? तो औरंगजेब के नेतृत्व में किया था, लेकिन शासनकाल किसका था? तो वो था शाहजहां का शासनकाल। इतना पॉइंट ये भी आप याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं ताजमहल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल के दौरान ताजमहल का निर्माण करवाया गया, और जो एक स्थापत्य कला का बहुत भी बढ़िया नमूना है ना। तो ताजमहल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप जानते हैं आगरा में बना है, और किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है।
क्यों बनवाया और कहाँ बनवाया? तो इसने इसलिए बनवाया है क्योंककि इस शाहजहाँ की जो पत्नी थी जिनका नाम मुमताज़ महल था, उस मुमताज़ महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में हो जाती है। और जब 1631 ईस्वी में हो जाती है तो 1632 ईस्वी में इस शाहजहाँ ने उसे अपनी पत्नी की याद में उसकी कब्र के ऊपर एक भव्य महल का निर्माण करवाता है। उसे ही कहा गया है ताजमहल। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की कब्र के ऊपर करवाया है। 1631 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1653 तक निर्माण कार्य पूरा हो गया। कुल मिलाकर के 22 वर्ष का समय लगा था। ये भी पूछा जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य कब से कब तक हुआ था, तो 1631 से 1653 तक हुआ था और ऐसे में कुल मिलाकर के 22 वर्ष का समय लगा था। और जो मुमताज़ महल की मृत्यु 1631 में हुई थी, जहाँ पर उनको दफनाया गया था, उनकी जहाँ कब्र बनी थी उसी कब्र के ऊपर इस ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। अब देखिए, ताजमहल की रूपरेखा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? यानी ताजमहल की जो रूपरेखा है वो उस्ताद ईसा ने इस रूपरेखा को तैयार किया था। और ताजमहल को बनाने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था, जिसको कारीगर कहते हैं, है ना, उसको वो कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। तो याद रखिएगा, उस्ताद ईसा रूपरेखा तैयार किए थे और जो कारीगर था, मुख्य स्थापत्य कलाकार था, वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अब शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था। इस मयूर सिंहासन से भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको समझना और जानना है। तो शाहजहाँ, इस मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया और इस मयूर सिंहासन में उसने कोहिनूर जो हीरा था उसको क्या किया था? जड़वा दिया था, है ना। कोहिनूर हीरे को मयूर सिंहासन में जड़वाया गया था, शाहजहाँ ने उसको जड़वाया था। और ये शाहजहाँ कहाँ से वो उस कोहिनूर हीरे को प्राप्त किया? तो ये जो गोलकुंडा के एक वजीर हुआ करते थे जिनका नाम था मीर जुमला, जिनको मोहम्मद सईद भी कहा जाता है, उसी ने क्या किया था? उसी ने क्या किया था? ये शाहजहाँ को भेंट स्वरूप दिया था। आप जानते हैं शाहजहाँ का अभियान हुआ था गोलकुंडा पर। उस समय ये जो मीर जुमला हैं, मोहम्मद सईद हैं, इन्होंने क्या किया? भेंट के स्वरूप शाहजहाँ को दिया था वह कोहिनूर हीरा, और उस कोहिनूर हीरा को ले जा कर के उसने अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। मयूर सिंहासन का स्थापत्य कलाकार कौन था? तो वो था बेबादल खां। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मयूर सिंहासन का स्थापत्य कलाकार कौन था? तो बेबादल खां थे। इतनी चीज़ों को आशा करते हैं आप लोग भली भांति से कंठस्थ करेंगे, है ना। अब चलिए देखते हैं शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई मुख्य इमारतें कौन कौन सी थी। यहाँ पर 6 मुख्य इमारतें दी गई हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? शाहजहाँ ने बनवाया है। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया है? ये भी शाहजहाँ ने बनवाया है। और दीवाने आम, दीवाने खास, इन भवनों को भी शाहजहाँ ने, जो जहानाबाद वो बसाया है, शाहजहानाबाद, उसी शाहजहानाबाद में इसने इस दीवाने आम और दीवाने खास को बनवाया था। आज के डेट में वो शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। आगरा का मोती मस्जिद, इसको भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। और आगरा का जो ताजमहल है, उस आगरा के ताजमहल को भी इसी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। तो इतना याद रखिएगा, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का ताजमहल, इन सभी मुख्य स्थापत्य भवनों को जो निर्मित करवाया है वो कौन है? शाहजहाँ है। अब शाहजहाँ के शासनकाल से संबंधित कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक एक करके इनको देख लेते हैं।
तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद की स्थापना की थी, जो आज के डेट में क्या है, पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाती है। और शाहजहां के दरबार में बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र, बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र, ये दो लोग संस्कृत विद्वान के रूप में थे जो आश्रय पाए थे। तो ये पूछा जाता है कि बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र को कौन से मुगल शासक ने संरक्षण दिया था, तो वो है शाहजहां ने। अब शाहजहां के शासनकाल के दौरान इसके दरबार में एक संगीतज्ञ रहते थे। उस संगीतज्ञ का नाम था लाल खां, और शाहजहां ने इस लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। ये भी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि शाहजहां के दरबार में मुख्य संगीतज्ञ के रूप में कौन थे, लाल खां, या फिर ये पूछा जाता है कि गुड़ समंदर की उपाधि शाहजहां ने किसे दी थी, तो लाल खां को दी थी। अब देखिए शाहजहां को हमने बताया ना, मुमताज महल जो थी उनको 14 संतानें पैदा हुई थी, जिसमें से 7 मर गए थे, 7 जीवित थे। उन 7 में 4 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। और उन 4 लड़कों में सबसे बड़ा लड़का कौन था, दारा शिकोह था। तो शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का जो दारा शिकोह था वो सर्वाधिक विद्वान था। ये काफ़ी विद्वान था, बहुत अधिक शिक्षित था, और इसके अंदर विद्वता थी, है ना। और इसी दारा शिकोह ने हिंदू धर्म में जो प्रचलित पुस्तक है भागवत गीता, रामायण और उपनिषद, इन तीनों का फारसी भाषा में उसने अनुवाद कराया था। आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि दारा शिकोह बुद्धिमान था, और इसके विचारों से इसका पिता शाहजहां प्रभावित था। शाहजहां शुरू में जब शासक बना था तो इसने अपने शासनकाल के दौरान शुरुआत के समय में हिंदू मंदिरों का निर्माण करने पर रोक लगाया था। जो मंदिर बने भी थे उनकी मरम्मत कराने पर रोक लगाया था। इस तरह से हिंदू विरोधी गतिविधियों पर ये चल रहा था, यानी हिंदू विरोधी कार्य करने में ये अग्रणी हो चुका था। लेकिन उस समय इसी दारा शिकोह ने इसको भली भांति समझाया, और समझा करके इस धर्म वाली राजनीति से इसको विरक्त किया, और ये शाहजहां जो है ये वापस आ गया उसी ढर्रे पर जिस पर अकबर चला करता था। तो ये काफ़ी विद्वान था, और अपनी विद्वता का परिचय देते हुए अपने पिता को भी प्रभावित किया था, और पिता को एक अच्छे मार्ग पर लाने में इसने बहुत मदद की थी। और इसको शाहजहां भी बहुत पसंद करता था। शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह ही शासक बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसका शाहजहां का लड़का औरंगजेब शासक बन जाता है। अब देखिए शाहजहां से संबंधित ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको पूछा जाता है। ये कहा जाता है भागवत गीता, रामायण और उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था, तो इनका अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था अपने पिता के शासनकाल के दौरान। जब शाहजहां जीवित था, इसके जीवन के क्योंकि ये जीवित था, तब अपने पुत्र दारा शिकोह को ये सिंहासन पर बैठाना चाहता था, अपना उत्तराधिकारी मानता था। इस वजह से औरंगजेब को ये सारी बातें पसंद नहीं आती थी। वो खुद शासक बनना चाहता था औरंगजेब। इसलिए औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता को कैद किया, अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध लड़ करके शासन सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी सिलसिले में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। 4 उत्तराधिकार के युद्ध हैं, और इस 4 उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां के 4 पुत्र और 3 बेटियां, है ना, 4 पुत्र और 3 बेटियां हिस्सा लिए थे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला उत्तराधिकार का पहला युद्ध हुआ था बहादुरगढ़ का युद्ध, जो 1658 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें दारा शिकोह था और शाह शुजा था। दोनों लड़े और दारा शिकोह की जीत होती है और शाह शुजा की हार हो जाती है। अब धर्मट का युद्ध हुआ 1658 में ही हुआ, लेकिन अप्रैल माह में 1658 में धर्मट का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में दारा शिकोह था और औरंगजेब था। दारा शिकोह पराजित अब हो गया। पहले
युद्ध में शाह शुजा से जीत गया था, लेकिन औरंगजेब से दूसरे युद्ध धर्मट के युद्ध में पराजित हो जाता है और औरंगजेब की जीत हो जाती है। तीसरा युद्ध लड़ा जाता है समूहगढ़ का युद्ध, इसमें भी दारा शिकोह पराजित हो गया, औरंगजेब जीत गया। चौथा युद्ध होता है देवराई का युद्ध, जो मार्च 1659 ईस्वी में होता है, इसमें भी दारा शिकोह की पराजय हो जाती है, औरंगजेब की विजय हो जाती है। इस तरह से 4 युद्ध लड़ा है दारा शिकोह, उसमें से शाह शुजा से केवल पहले युद्ध में जीता है, बाकी औरंगजेब के साथ जितना बार भी युद्ध लड़ा, 3 युद्ध लड़ा, तीनों में वो हार जाता है। इस तरह से उसका क्या होता है कि सपना टूट जाता है शासक बनने का, और बाद में इन युद्ध को लड़ने के बाद जब वो पूरी तरह से पराजित हो जाता है, भाग जाता है, बाद में उसको कैद करके जेल खाने में डाल देता है औरंगजेब, है ना। तो इस तरह से ये शाहजहाँ का शासनकाल है जो वो समाप्त होता है। अब यहीं से शासक बनेगा औरंगजेब, और औरंगजेब के शासनकाल को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यह वीडियो हमारा आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताना, है ना। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।